वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमान के तौर पर केतन शाह, फाउंडर और सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स जुड़े हुए हैं और साथ ही विश्वजीत पराशर जो कि सीएफपी हैं। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से इस पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और विश्वजीत जी ये सवाल आपके लिए होगा। विभोर दरअसल फोन लाइन पर हैं। विभोर नमस्कार। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? जी मैम, गवर्नमेंट जॉब है मैम, बरेली से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं कि हो गई हैं? जी मैम बहुत शुरू ही होंगी मैम, बोनस ही मिलेगा। अच्छा, तो मुबारक हो। जी थैंक यू मैम। क्या प्लान किया है, बोनस के साथ क्या करना है? मैम हेल्थ इंश्योरेंस में मैम थोड़ा उसमें करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। चलिए, बिल्कुल सही तरह की प्लानिंग की है और सही निवेश भी आपने किया है। बताएं, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस फॉर्च्यून प्रो फंड पर आपका कोई सवाल है ना? जी मैम पॉलिसी बाजार से लिया था ये टाटा एआई का फॉर्च्यून प्रो प्लान। मैम 3000 की मंथली सिप चल रही है उसमें। ओके। तो 20 इयर्स का प्लान है और 10 इयर्स पे करना है। तो उस बारे में जानना था कि मतलब उसमें जो फंड दिखा रहे हैं मतलब उसमें कितना मतलब रिटर्न मिल सकता है मैम उसमें, मतलब जितना वो बता रहे हैं वो मतलब कैसा रहेगा मतलब ये प्लान मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है। और इसके अलावा आपने 4000 की एसआईपी भी करनी है? जी वो 10 इयर्स के लिए करना है, उसके बाद होल्ड रखना है नेक्स्ट 15 इयर्स। तो उसके लिए क्या पोर्टफोलियो सही रहेगा, मतलब जिससे मतलब मिल जाए एक गोल 1 करोड़ प्लस के लिए? ठीक है। ये आपने टाटा लाइफ इंश्योरेंस ये कब लिया है? ये पॉलिसी बाजार से लिया था ये टाटा एआई का फॉर्च्यून प्रो। ये 6-7 मंथ्स हो गए मैम। 6 से 7 महीने हो चुके हैं ना? जी ठीक है, चलिए। 3000 की, हाँ ये सर। ओके। विश्वजीत जी, सबसे पहले तो इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। यूलिप प्लान लग रही है। विभोर का फैसला कैसा है ये प्लान पर? बिल्कुल कविता जी, आपने सही बताया। ये यूलिप प्लान है और यूलिप प्लान ज्यादातर देखा जाता है कि इसको लंबी अवधि के लिए ही अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मिनिमम आपको 3 साल तक तो आपको प्रीमियम देना ही है और करीब 5 साल के बाद आप इसको रिडीम कर सकते हैं। और ये भी देखा गया कि इसमें इंश्योरेंस का एलिमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट भी है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जैसा ये इसका नाम भी दर्शाता है, तो थोड़ा सा इसमें इंश्योरेंस भी है। यानी कि जो भी ये एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं, अगर 3000 रुपए दे रहे हैं तो 30,000 रुपए करीब अगर देते हैं तो 3.5 लाख का करीब इनको इंश्योरेंस में मिल रहा है, बीमा, जिसको भी उनको इसमें अकाउंट करना पड़ेगा और बाकी की जो अमाउंट बचती है वो निवेश होती है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि इन्होंने स्टार्ट कर दिया है तो इनको अब कंटिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 साल से पहले कंटिन्यू अगर ब्रेक करेंगे तो इनका पैसा खराब भी हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो आप इनको, मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। अब कम से कम 5 साल तक इसको निवेश करते रहे ताकि कुछ अच्छी रिटर्न्स भी इनको मिल पाए। जहाँ तक कि इनका गोल है करोड़पति का और ये 4000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 4000 अगर रुपए निवेश करते हैं हर महीने तो करीब 28 साल लगेंगे इनको 1 करोड़ पहुंचने में। तो या तो ये अपने गोल का जो अमाउंट है कम कर लें या फिर अपनी एसआईपी को थोड़ा बढ़ा लें। अगर 12,000 रुपए तक की भी एसआईपी करते हैं तो और हर साल 10% बढ़ाते हैं तो इनको 15 साल में 1 करोड़ रुपया इनका बन जाएगा। तो उसके लिए कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और एक आधा मिड कैप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। 2-2 हजार की एसआईपी ये स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से या तो ये अपना गोल अमाउंट थोड़ा कम करें या फिर उसकी थोड़ी अवधि बढ़ाएं या फिर एसआईपी का थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाएं, तभी ये अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि टाटा एक फॉर्च्यून प्रो में कंटिन्यू रहें और एसआईपी के अमाउंट थोड़ी सी और बढ़ाने की कोशिश करें। 4000 से स्टार्ट अवश्य कर दें और जैसे जैसे बोनस मिला है या अगले साल इंक्रीमेंट होता है तो ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाएं, तो करीब जरूर अपने गोल तक करीब आसपास पहुंच जाएंगे। मुझे यूलिप पर सवाल पूछना है। ये जो पॉलिसी, ये जो यूलिप की हम बात कर रहे हैं विश्वजीत जी, क्या ये मॉडर्न यूलिप्स में से एक हैं जहां पर हम जो उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर में बदलाव आए हैं, जहां पर थोड़ी सी किफ़ायती कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूलिप्स जो लॉन्च हुई हैं, क्या ये जो यूलिप है जो ली है विभोर ने, क्या वो उसी मॉडर्न यूलिप का हिस्सा है? बिल्कुल, ये न्यू एज इंश्योरेंस प्लान्स हैं और इनको जैसे मिनिमम 10% जो एनुअल प्रीमियम है वो मिलेगा और चार्जेस भी कम है। 5 साल के बाद जो मोर्टेलिटी चार्जेस है वो भी इनको वापस यूनिट्स के तहत उसमें जुड़ जाएंगे इनके एनएवी में। तो
प्लान है, अच्छा प्लान है, बट लंबे समय तक जाना पड़ेगा तभी अच्छा रिटर्न। विभोर के पास ऑलरेडी एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तब भी क्या इस यूलिप में रहने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, भले ही ये 3,000 रुपये डाल रहे हैं, लेकिन अगर वही 3,000 रुपये बढ़ाकर अपने म्यूचुअल फंड्स में डालें या किसी और निवेश के विकल्प में डालें तो शायद इनको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। 6 से 7 महीने हुए हैं यूलिप प्लान लिए हुए। इसको वापस कर देना या प्रीमियम रोक देना किसी तरह का सोल्यूशन है, अगर जस्ट इन केस उनका मन नहीं हो इसे कंटिन्यू करने का? तो कविता जी, मेरे हिसाब से तो अभी क्योंकि ना स्टार्ट कर दिया है तो अब रोकना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन बाकी दर्शकों के लिए ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बीमा कर रहे हैं तो दोनों को अलग रखें। बेस्ट प्लान ये है कि आप टर्म प्लान लें इंश्योरेंस के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। जब मिक्स हो जाता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें रिटर्न्स कम आए हैं या पूरा इंश्योरेंस में नहीं मिला। तो आपका जो बीमा है, इंश्योरेंस है, आपकी इनकम का करीब 10 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 5 लाख का पैकेज है तो 50 लाख होना चाहिए, या 10 लाख की इनकम है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इससे यूलिप से आपका इंश्योरेंस पूरा हो पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये आपको चेक करना है। और मेरे हिसाब से, जैसा कविता जी ने भी बोला, आपको प्योर इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए या प्योर इंश्योरेंस रखना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसका चेक कर पाएंगे कि आपके रिटर्न्स कैसी आई हैं और आपका पूरा इंश्योरेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक बार आपको थोड़ा सा, अगर आप इस प्लान को वापस देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वर्किंग पर फोकस कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि कितना आपको नुकसान हो रहा है। अगर आपको लगता है कि वो नुकसान झेला जा सकता है अभी के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आपको महंगाई को मात देने वाला भी रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो नुकसान आपके लिए ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार उसका आकलन कर लीजिएगा, और आपके बोनस को आप सही जगह लगा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेंगे, वो बहुत ही अच्छा इरादा है आपका। कोई और सवाल पूछना है आखिर में विश्वजीत जी को? मैम, ये सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था मैम, वो सही से मतलब उसका आंसर मिला नहीं मैम ठीक से। चलिए, जवाब तो आपको दे दिया गया है। दरअसल आप ये शो YouTube पर देख सकते हैं, जहां पर विस्तार से आपको सलाह समझ में आ जाएगी और जो रिकमेंडेशंस है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल हमें देने के लिए। और अगले दर्शक अभिजीत मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिजीत, नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, बताएं कैसे हैं? मजे में मैडम। मजे में, बताइए सर। मैडम, मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है मैंने। हाँ। उसमें सेंसेक्स एचडीएफसी है, पराग पारिक है, केनरा रोबेको है, पीजीएम इंडिया है और एसबीआई मल्टी कैप है। तो पोर्टफोलियो मैडम कैसा है वो मेरा? आपको चेंज करने जैसा है, और मैं उसमें 12 साल तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ और हर साल 20% टॉपअप कर सकता हूँ। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट फंड लेना फायदेमंद रहेगा या रेगुलर फंड लेना फायदेमंद रहेगा? अभी आप डायरेक्ट में है ना? अभी मैं डायरेक्ट में हूँ और मैं डिमेट थ्रू ले रहा हूँ। चलिए ठीक है। कीर्तन? अभिजीत जी, सबसे पहले तो जब भी आप निवेश करने की कोशिश करें, राइट, ये मैं काफी बार इस शो पे बोल चुका हूँ, पर आपके एडवांटेज के लिए वापस, ये मत सोचिए कि आप अगर 7, 8, 10 फंड्स में पैसा लगाएंगे तो वो ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है। मेरे हिसाब से आप 4 या 5 फंड से जितने भी ज्यादा फंड्स लेंगे, अगर उसे चूज करते वक्त आपने सही ओवरलैप को स्टडी नहीं किया है तो ये आपको डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज नहीं देंगे। वो थोड़ा सा मुझे आपके पोर्टफोलियो में वापस दिख रहा है। देखिए, 2 प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में। आपने एक ही एएमसी के 2-3 फंड्स लिए हुए हैं और उसके साथ-साथ कैटेगरीज में भी एक कैटेगरी में 2-3 फंड्स है, जिसकी वजह से काफी आपके फंड्स में ओवरलैप हो रहा है। तो सबसे पहला तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आपके जितने भी फंड्स हैं उनमें से सिर्फ 3 या 4 फंड्स पे फोकस करें, और आप जितनी भी एसआईपी कर रहे हैं या जितना भी पैसा अभी तक अक्यूमुलेट हो गया उसे कंसोलिडेट करके सिर्फ 3 या 4 फंड्स में डाल। तो मेरे हिसाब से जो 3-4 फंड्स आपको लेने चाहिए वो एचडीएफसी इंडिया सेंसेक्स फंड है, उसके साथ कंटिन्यू कीजिए। आईसीआईसीआई प्रू नेक्स्ट 50 फंड है, उसके साथ कंटिन्यू कीजिए। पीजीआईएम मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। तो आपके पास अगर मान लीजिए आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में 100 रुपए निवेश किए हुए हैं, थोड़ा सा टैक्स को, एग्जिट लोड को ध्यान में रखकर बाकी के फंड्स में से पैसा निकाल कर जो पैसा बचेगा इन 4 फंड्स में री इन्वेस्ट कर दीजिए। मोटा मोटा
कोशिश ये कीजिए कि इन्हीं 4 फंड्स में आपका पैसा लगा हो। उससे आपको मुझे लगता है कि जितना डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है, वो आपको डाइवर्सिफ़िकेशन मिल जाएगा और ओवरलैप आपके पोर्टफ़ोलियो में काफ़ी कम हो जाएगा। अ, अभिजीत जी, आपका जो दूसरा सवाल था, आपको डायरेक्ट करना चाहिए या रेगुलर करना चाहिए? देखिए, इसके बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है, पर थियोरेटिकली डायरेक्ट में आपका डेफ़िनेटली पैसा ज़रूर बचता है। तो क्योंकि आप जब रेगुलर प्लान करते हैं, उसमें से कमीशंस पे आउट होते हैं, जिनके थ्रू आप कर रहे हो उनके लिए। पर डायरेक्ट और रेगुलर में मैं एक ही चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट जब करें, तब आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप जो 4-5 फंड्स में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उन 4-5 फंड्स में क्यों निवेश कर रहे हैं और उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर पाएँगे कि अगर कोई चेंज हो रहा है फंड में और वो फंड अगर आगे जाकर आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो आप उस पोज़ीशन में होने चाहिए कि आप डिसाइड कर पाएँ कि ये समय आ गया इस फंड से निकल कर दूसरे फंड में जाने के लिए। तो अगर आप थोड़ा-सा समय दे सकते हैं और फंड परफॉर्मेंस, उसका रिस्क रिटर्न ये स्टडी कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट के थ्रू जाएँगे तो आप डेफिनिटली काफ़ी एक्सपेंस बचा पाएँगे। रेगुलर जब आप चूज़ करें तो रेगुलर चूज़ करने का रीज़न यही होना चाहिए कि आप एक किसी एडवाइज़र के थ्रू जा रहे हैं, जो ये सारा काम आपके बिहाफ़ पर कर लेगा। तो अगर आपके पास एक एडवाइज़र है जो आपको लगता है एक वैल्यू ऐड आपको कर सकता है तो रेगुलर कीजिए, वरना आप डायरेक्ट कीजिए। अभिजीत। चलिए आगे बढ़ते हैं और मनमीत सिंह क्या फ़ोन लाइन पर है मेरे साथ? मनमीत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, आई कैन हियर यू। बढ़िया। चलिए, आपके फंड्स के नाम तो मेरे पास हैं और आपको ये 3 से 4 साल के लिए ही निवेश करना है? आई कैन एक्सटेंड इट 5 साल 6 साल तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन दैट परफॉर्मेंस वाइज। आपका उद्देश्य क्या है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का? आई एम लुकिंग फॉर बाइंग अ हाउस एंड माय डॉटर्स मैरिज। और ये जो निवेश आप कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? ऑलमोस्ट नाउ 2 years। अच्छा, तो आपने जो लक्ष्य बताए हैं ये क्या नज़दीक आ चुके हैं कि आप 10-15 साल इतना भी नज़रिया रख सकते हैं? 7-8 साल तक देयर इज नो इशू, 7-8 साल तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल 40,000 कर रहे हैं और 20,000 रुपया बढ़ा सकते हैं, राइट। है ना? कोई खास राशि दी है आपने जो लक्ष्य अभी गिनाए हैं? कोई उसको अमाउंट प्लान किया है कि इतना इकट्ठा करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एन इन्वेस्टमेंट है। ओके। विश्वजीत जी बताएं, फंड्स कैसे हैं और बेटी की पढ़ाई, शादी और खुद का रिटायरमेंट का भी शायद इनका लक्ष्य है। कितना इकट्ठा हो पाएगा? हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तमाम गोल्स हैं ये इनके अलग अलग उम्र के पड़ाव में आएंगे, तो प्राथमिकता तो बच्चे की पढ़ाई को देनी चाहिए यहाँ पर। हालांकि ये 7 से 8 साल का समय बता रहे हैं जितना ये निवेश पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। कितना इकट्ठा हो पाएगा अगर हम इसी राशि को पकड़ कर चलें, मतलब 60,000 रुपये अगर आप पकड़ कर चले कुल मिलाकर? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काफी वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम है इनके पोर्टफोलियो में। 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 मोटी कैप है, ये रिटायरमेंट फंड है। तो लास्ट एक ऑडियो में दिक्कत आ रही है विश्वजीत जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आपके पास हम आते हैं, लेकिन मनमीत जी ये बताएं, मैं खैर सुन नहीं पाई क्या कह रहे थे विश्वजीत जी, लेकिन जो आपने फंड इकट्ठा किए हैं आपने किसी आर्थिक सलाहकार की सहायता ली है क्या? हाँ, उनका सजेशन लेके ही मैंने इस फंड में इन्वेस्ट करा है। ओके, विच इज़ वाई थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स लग रही हैं। और इसके अलावा आपने अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिहाज से क्या क्या लिया हुआ है? इंश्योरेंस में मैंने लिया हुआ स्टार हेल्थ का। ओके। फैमिली फ्लोटर। ओके, दैट्स इट। ऑलराइट। विश्वजीत जी क्या आ गए हैं मेरे साथ वापस?
चलिए, यहाँ पर तकनीकी दिक्कत है, लेकिन कीर्तन मैं आपको फंड्स का नाम बता देती हूँ, हालांकि ये सवाल आपके पास नहीं होगा। हम मनमीत सिंह के पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट है, SBI का निफ्टी इंडेक्स है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स है, ABSL फ्लेक्सी कैप है, UTI का फ्लेक्सी कैप है, HDFC लार्ज एंड मिड कैप है, ABSL मल्टी कैप है, ICICI प्रू का मल्टी कैप है। कुल मिला के 40,000 रुपये और 8 फंड है। ये कह रहे हैं कि लगभग 7 से 8 साल निवेश और 20,000 से बढ़ा सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप देखें पोर्टफोलियो में काफ़ी ओवरलैप है। ओवरलैप इन द सेंस आप सिर्फ कैटेगरी को ही सिर्फ नज़र में रखें तो 3-4 मैंने सुने फ्लेक्सी कैप फंड्स थे और 3-4 मल्टी कैप फंड्स थे। देखिए, इसमें जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा, इसमें होता ये है कि हमें लगता है कि हमने 3 अलग-अलग या 4 अलग-अलग फंड्स में निवेश किया, पर ये काफ़ी ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनका जो ओरिजिनल पर्पस है डाइवर्सिफिकेशन का, वो बिल्कुल सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह होगी कि आपके पास अगर 2 या 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स है या 2 या 3 मल्टी कैप फंड्स है, पहले उनको एक-एक फंड कर दीजिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप मल्टी कैप फंड की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स अभी पिछले 1-1.5 साल में या मैक्सिमम 2 साल पहले आए। इन फंड्स की कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, राइट? अब उसी के सामने अगर आप उतना ही पैसा एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में अलग-अलग तरीके से डाइवर्सिफाई कर दें इंस्टेड ऑफ अ मल्टी कैप फंड, तो उसमें आपको काफ़ी फायदे होंगे। देखिए, क्योंकि ये फंड्स के परफॉर्मेंसेस आप ट्रैक कर पाएंगे जो लार्ज, मिड, स्मॉल है इतने सालों के, तो आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना पाएंगे लार्ज, मिड, स्मॉल 3 फंड्स का वर्सेस एक मल्टी कैप फंड। दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप मल्टी कैप फंड में पैसा निवेश करते हो, तो आप एक ही फंड मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो लार्ज, मिड, स्मॉल ये तीनों फंड्स या तीनों कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन करके दे। पर जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसकी जगह पे एक लार्ज, मिड, स्मॉल 3 अलग-अलग फंड्स लेते हो, तो ये आप AMC लेवल पे भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो और 3 अलग-अलग फंड मैनेजर्स भी आ जाते हैं और 3 अलग-अलग स्टाइल्स भी ले सकते हो, जो एक मल्टी कैप फंड में पॉसिबल नहीं है। तो मैं लार्जली इनका पोर्टफोलियो देखकर यही सलाह दूंगा कि मल्टी कैप फंड्स को अगर आप लार्ज, मिड, स्मॉल 3 अलग-अलग फंड से रिप्लेस कर दें और जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, उनमें से सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड रखें और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड ना ले, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स वगैरह वगैरह, क्योंकि उनमें बहुत सारी दिक्कतें जो इंश्योरेंस जैसी है वो थोड़ी सी डाली हुई, जिसमें लिक्विडिटी नहीं मिलती आपको एक मिनिमम टाइम कमिट करना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये 2-3 चीजें डेफिनेटली जितना मुझे इमीडिएटली समझा वो ये होगा आपके पोर्टफोलियो को लेकर। तो मनमीत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। शो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं कीर्तन, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जब निवेश की शुरुआत करते तो स्टार्टिंग में जब पैसा निवेश करने की कोशिश करते तब एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाया होता है, एक प्लान बनाया होता है, पर उसे रिविजिट नहीं किया जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इंडिविजुअल हर 5 साल में हमारी लाइफ प्लानिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो हर 5वें साल पे आपको आपका फाइनेंशियल प्लान कंप्लीटली रिविजिट करना चाहिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग नहीं करते, जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आज आप जो टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, 5 साल बाद आपकी इनकम शायद डबल हो जाएगी आज से, तो आपको शायद दुगना टर्म इंश्योरेंस चाहिए, दुगना हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और आपकी इनकम भी बढ़ गई होगी तो उस हिसाब से आपको SIP भी बढ़ानी चाहिए। वो लोग नहीं करते। तो मेरा आज का गुरु मंत्र ये है कि हर 5 साल पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट थ्योरी रिविजिट कीजिए और अपना फाइनेंशियल प्लान फिर से बनाइए। ऑलराइट, चलिए, तो ये है निवेश का गुरु मंत्र जो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हर पड़ाव में गांठ बांध कर रख लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ कीर्तन आपका, विश्वजीत आपका समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई है। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर आपकी स्क्रीन पे जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं। 9619873567 लिखित रूप में सवाल भेज सकते हैं। चाहे तो सवाल को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं और हम करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए।
थैंक यू।